नमस्कार, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं सृष्टि एडुकेयर के ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि सृष्टि एडुकेयर हमेशा से आप लोगों के लिए वीडियो क्लासेस वगैरह लेके आते रहा है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक सीरीज बनाएंगे, एक वीडियो सीरीज, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिलेबस का चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे आप और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके, ताकि आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिल सके। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको फल मिल सके। ऐसा जैसा हम लोग सोच सकते हैं कि कोई भी एग्जाम है, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो गया या फिर कोई भी एकेडमिक्स का परीक्षा हो गया, अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए तो हो सकता है कि वो परीक्षा आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर दे। जैसे मान लीजिए कि आप कभी कहीं किसी शहर में नहीं गए हैं और उस शहर के बारे में आपसे पूछा जाए कि उस शहर में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो आप नहीं बता पाइएगा। तो वैसे ही आपको सिलेबस जानना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सिलेबस नहीं जानिएगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए तो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं होगा। तो इसी कड़ी में सबसे जो पहला आज का कड़ी है उसमें हम लोग बात करेंगे साइंस के सेक्शन से, रसायन शास्त्र का, और पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, पॉइंट कौन कौन सा पढ़ना है और अच्छे से उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त गवाएं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि कोई भी नया वीडियो लेसन बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, सृष्टि एडुकेयर का जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सारी सामग्रियां आपको एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो सबसे पहले जो है वो जो आपका सिलेबस है उसमें है रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण, यानी कि जो रासायनिक समीकरण होता है वो कैसा होता है, रासायनिक अभिकरण आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद रासायनिक अभिकरण लिखना, यानी कि जैसे C+O2 CO2 होता है तो वो कैसे लिखा जाता है वो आपको सीखना है। फिर उसके बाद जैसे C+O2 हो गया CO2, तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको सीखना है। उसके बाद क्या होता है, आपको रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है, रासायनिक समीकरण का महत्व आपको जानना है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं वो आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कौन कौन से टाइप हो गए वो यहाँ पे दिया भी गया हुआ है, आप उस टाइप को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे हम आपको पढ़ाएंगे, सारा का वीडियो लेसन बनाएंगे, सबके ऊपर एक एक वीडियो भी बनाएंगे स्पेशल, आप लोग देख लीजिएगा। एक है जो टाइप है, आपको कौन कौन सा टाइप पढ़ना है वो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अम्ल क्षारक एवं लवण, ये जो है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये आपको पढ़ लेना है, वो जान लेना है आपको। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में आपको समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद है जो नेक्स्ट आ जाता है वो है आपका अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक, अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये पॉइंट भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट का अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी टाइपिंग में कुछ एरर है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाना है। मुझे पता है कि यहाँ पे एरर है, वो जल्दी जल्दी में जिन्होंने टाइप किया है वो कर दिया है, खैर वो हम उसको देख लेंगे बाद में। और आप लोग समझिए उस चीज़ को।
उसके बाद है अम्ल एवं क्षारक का परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया करा के हमें जानना है कि क्या क्या होता है। उसके बाद अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी कि अम्ल जो है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया भी हमें जानना है। उसके बाद है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ठीक है, वो हमें पढ़ लेना है। उसके बाद है सभी अम्ल एवं क्षारक में समानताएं। सभी अम्ल एवं क्षारक में समानताएं, कौन कौन सी समानताएं होती हैं वो देख लेना है, समझ लेना है। उसके बाद है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जो जलीय विलयन होता है, जो जल में उसका विलयन होता है अम्ल या क्षारक का, तो क्या होता है। उसके बाद है अम्ल एवं क्षारक के विलयन के प्रबलता, ठीक है। उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। लवणों का पीएच हम लोग को पढ़ना है। साधारण नमक से रसायन प्रयोग, ठीक है, प्रयोग का क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है, प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये जो है वो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग। ये प्रयोग में क्या करना है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है, तो वो प्रयोग करके हमें समझना है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसमें आपको क्या पढ़ना है, धातु एवं अधातु। उसका टॉपिक है धातु एवं अधातु। उसमें हमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा वो चीज एक नजर हम लोग डाल देते हैं। वो आपको पढ़ना पड़ेगा भौतिक गुणधर्म, धातु का भौतिक गुणधर्म। उसके बाद रासायनिक गुणधर्म, जैसे कोई भी धातु होता है तो उसका कई गुण होते हैं, तो उसमें भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद धातुओं का वायु में दहन का प्रभाव, यानी कि धातु को जब हम वायु में जलाते हैं, उसको वायु की उपस्थिति में, तो क्या होता है। उसके बाद है धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, जब जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है धातु के साथ। उसके बाद है धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। फिर उसके बाद है धातुओं का अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद धातुएं एवं अधातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती है, धातु और अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करती है, ये भी हमें जानना है, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, धातुओं के आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, जो आयनिक यौगिक है उनके गुणधर्म के बारे में हमें जानना है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, आगे है धातुओं की प्राप्ति, ठीक है, धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण, जो धातुओं की प्राप्ति है उसमें हम लोग को पढ़ना है धातुओं का निष्कर्षण, अयस्कों का समृद्धिकरण, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। फिर उसके बाद सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। उसके बाद फिर सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, हमें वो पढ़ लेना है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। उसके बाद है धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद संक्षारण, उसके बाद संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से किस प्रकार हम सुरक्षा कर सकते हैं वो भी हमें जानना है। फिर फोर्थ जो चैप्टर है और जो टॉपिक है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में ये जो चैप्टर है वो डिटेल्ड में हमें पढ़ना है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं उसमें जो सब टॉपिक है वो कंटेंट है वो कौन कौन सा है। तो जो कंटेंट हमें पढ़ना है वो है कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंधन, ठीक है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये पढ़ना है उसके बारे में हमें, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। उसके बाद संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक,
हमें संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय, ये जानना है कार्बन की कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, शाखाएं हैं और वलय है। उसके बाद कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति, यानी कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति के बारे में जानना है। उसके बाद है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हमें जानना है। उसके बाद दहन पढ़ना है, दहन के बारे में, फिर ऑक्सीकरण के बारे में, फिर संकलन के बारे में, जो संकलन अभिक्रिया है उसके बारे में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हमें पढ़ना है, एथनॉल एवं एथनोइक के गुणधर्म, ठीक है, एथनॉल एवं एथनोइक अम्ल की अभिक्रिया भी हमें कराकर देखनी है। साबुन का अपमार्जक के बारे में हमें पढ़ना है। फिर जो 5वां जो चैप्टर है और यूं कहें तो जो टॉपिक है उस पे हम आ जाते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। एक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो तत्व हैं उनका आवर्त वर्गीकरण के बारे में। फिर ये चैप्टर है, अब इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें कवर करना है। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने का प्रारंभिक प्रयास, यानी कि जो तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण किया, तो जो सबसे पहले जो सब कुछ इधर उधर अव्यवस्थित थे तो उनको व्यवस्थित करने का जो प्रारंभिक प्रयास है, ये यूं कहें कि जो शुरुआत में जो कार्य किए गए उसके बारे में। उसके बाद डोबेराइनर की ट्रिक जो उन्होंने की थी कोशिश, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है जो उन्होंने बनाया था, और उपलब्धियां उसकी क्या क्या थी और उस आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। उसमें तत्वों की स्थिति, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की स्थिति क्या है, कहाँ पे कौन सा है तत्व, वो चीज को हम जानेंगे। फिर आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में हम जानेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये था आपका जो सिलेबस है, जो क्लास 10th का रसायन शास्त्र का जो सिलेबस है वो सिलेबस था। अगर ये सिलेबस आपको PDF में चाहिए तो आप सृष्टि एडुकेयर के ऑनलाइन ई-लर्निंग जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको इसका PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। और आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, सृष्टि एडुकेयर लिखिएगा, आपको सृष्टि का लोगो लगा हुआ एप्लीकेशन आपको आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से किस बैच में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको निरंतर जो भी जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।